जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनआईएस की बुक, जो कि एनआईएस की जो बुक है वो पीआरटी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछले 2 क्लास कर ली है, आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनआईएस की 501 बुक की फर्स्ट यूनिट, जो कि है भारत में प्रारंभिक शिक्षा। यानी कि जो ये यूनिट है इसमें क्या बताया गया है, वही जो प्राचीन काल भारत था इसमें किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, वो जो शिक्षा दी जाती थी उसका स्तर कैसा था, किसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, क्यों दी जाती थी, और जो प्राचीन काल में भारत था उसमें गुरुकुल की क्या भूमिका थी और गुरुकुल में गुरु की क्या भूमिका थी। तो ये सब बातें बताई गई है फर्स्ट यूनिट में। तो चलो चलते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये यूनिट है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, इसको समझाने के लिए मैंने भारत का मैप बनाया है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, लेकिन इस यूनिट को समझने के लिए भारत का मैप बहुत जरूरी था, इसी वजह से मैंने बनाया है। क्योंकि इसी मैप के थ्रू ये जो टॉपिक है पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल का भारत है, मान लेते हैं ये हमारा प्यारा भारत, प्राचीन काल का भारत ही है। भारत था तो बहुत बड़ा, लेकिन इसको लेके चलते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये भाई प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल बने हुए हैं। क्या है गुरुकुल? क्योंकि आप सभी को पता होगा प्राचीन काल में भारत में है जो वो गुरुकुल प्रणाली थी, और जो गुरुकुल था इसमें गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल का जो भारत था इसमें जो गुरुकुल बने हुए थे उसमें गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, और जो शिक्षा दी जाती थी गुरु के द्वारा वो उच्च स्तर की शिक्षा थी। उस तरह की शिक्षा का कहने का मतलब ये है कि जो ये गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, ये वेदों की, साइंस की, दर्शन शास्त्र की, विज्ञान की, साहित्य की, इन सभी की गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी गुरु के द्वारा। इसलिए इसको उच्च स्तर की शिक्षा का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें है गुरु की क्या भूमिका थी प्राचीन काल में। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्राचीन काल के गुरु को आधुनिक काल के प्रिंसिपल के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं प्राचीन काल के गुरु को जोड़ दिया हमने आधुनिक काल के प्रिंसिपल के साथ। अब आपने टीचिंग की होगी स्कूल में, देखा भी होगा कि भाई एक प्रिंसिपल के क्या काम होते हैं। प्रिंसिपल क्या करता है भाई, पूरे स्कूल को मॉनिटर करता है, देखता है कहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, सभी बच्चे आ रहे टाइम पे, जब घंटी बज रही है, गेट बंद हो गए हैं, कौन सा टीचर लेट आ रहा है, कौन सा लेट नहीं आ रहा है, स्कूल में क्या कमी है क्या नहीं है, अध्यापकों की क्या जरूरत है, बच्चों की क्या जरूरत है, और जो विद्यालय है उसका प्रबंधन सारा प्रिंसिपल के हाथ में होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जितना भी आज का आधुनिक काम है ना प्रिंसिपल के हाथों, उनको गुरुकुल प्राचीन काल के गुरु के साथ जोड़ दो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई अच्छा प्रिंसिपल ये काम करते हैं, अच्छा ये करते हैं, पूरे स्कूल को देखते हैं, कोई कहाँ कोई कमी तो नहीं है, कॉपी वगैरह चेक करते हैं और बच्चे को गाइड करते हैं, टीचर को बताते हैं ये हाँ आपकी ये कमी है, बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, सब कुछ देखते हैं प्रिंसिपल। तो इसको प्रिंसिपल को प्राचीन काल के गुरु के साथ जोड़ देते हैं। यही भूमिका गुरु की थी प्राचीन काल में। क्या थी भाई, गुरु को क्या होता था, पूरे गुरुकुल को देखना होता था, गुरुकुल का माहौल कैसा है, सभी बच्चे आराम से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, जो उनको शिक्षा दी जा रही है वो अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। और गुरु ही ये चीज डिसाइड करता था भाई कौन से बच्चे को किस तरीके की शिक्षा देनी है। तो ये सब हमारी किस चीज की देन है, जो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी ना उसी की देन आधुनिक शिक्षा को देन है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है गुरु जीवन के अंतिम क्षणों तक विद्यार्थी जो हर समय सीखता हो। मतलब क्या था, जो गुरु होता था जन्म से लेके मृत्यु तक सीखता रहता था, और गुरु को एक विद्यार्थी समझा जाता था। क्योंकि मान लेते हैं जैसे मैं हूँ, मुझे अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, भाई साइंस नहीं आ रही है, तो मैं कुछ टाइम बाद साइंस सीख लूँगा। मुझे रीजनिंग नहीं आ रही तो मैं कुछ टाइम में रीजनिंग सीख लूँगा। अगर मेरे सामने कोई समस्या आ रही है तो मैं उसका सोल्यूशन सीख लूँगा, भाई ये समस्या आई है, इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस लाइन का मतलब ये है कि जो गुरु था प्राचीन काल में वो जीवन के अंतिम क्षणों तक विद्यार्थी ही था। और विद्यार्थी का मतलब क्या है, जो हर समय सीखता हो। क्या है, अगर मैं सीखना बंद कर दूंगा तो मेरा जीवन रुक जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, गुरु हमेशा सीखता रहता था, और विद्यार्थी तो सीखते ही रहते थे। लेकिन गुरु की भी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि अगर उसके सामने कोई समस्या आ रही है तो उसका सोल्यूशन ढूंढे,
जब वो सीखेगा तभी तो उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। यही चीज है दोस्तों कि जीवन के अंतिम क्षण तक यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो एक गुरु था वो सीखता ही रहता था और उसको विद्यार्थी समझा जाता था। आगे क्या है, ये है आज के L3 के अनुसार है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि वही यानी कि जो आज की हमारी आधुनिक शिक्षा है जिसमें ये समझा जाता है कि जो एक विद्यार्थी है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्नर, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक पूरे जीवन सीखता रहता है। तो ये क्या है, प्राचीन काल की जो शिक्षा थी उसी की देन है। तो आगे क्या है, नंबर 2, गुरु गाइड द साइड नो सेज ऑन द स्टेज, यानी कि एक साथी के समान मार्गदर्शक न कि मंच पर विराजमान महात्मा। इस लाइन का मतलब क्या है, जो प्राचीन काल में जो गुरु था उसका हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल था कि गुरु को गाइड द साइड नो सेज ऑन द स्टेज समझा जाता था। यानी क्या, मंच पर विराजमान महात्मा नहीं समझते थे उसको कि भाई एक उस पर बैठा है कि एक कुर्सी पे बैठा मान लेते हैं कि सिर्फ कुर्सी बैठे रहते हैं और बच्चों को ना देखते, भाई ना बच्चे क्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं अंदर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं था। गुरु में गुरुकुल की इतनी बड़ी भूमिका थी, जो भी काम गुरुकुल में होता था वो गुरु से पूछ के ही होता था। अगर कोई विद्यार्थी उसके सामने किसी प्रकार की समस्या रही विद्यार्थी के सामने, तो गुरु के पास जाता था, गुरु उसका सोल्यूशन करता था, उसको बताता था कि भाई ये जो आपके पास समस्या आई है, मतलब विद्यार्थी के पास जो समस्या आई है इसका सोल्यूशन ये है और ये समस्या इस वजह से आई है, इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। गुरुकुल में गुरु के द्वारा इतने अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाती थी कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि गुरु है, वो एक मार्गदर्शक होता था। इसी वजह से गुरु को पिता से बढ़कर और देवता से बढ़कर माना जाता था, क्योंकि गुरु हर जगह हर स्थान पर जहाँ पर भी विद्यार्थी को जरूरत होती है वहाँ पर उसका मार्गदर्शन का काम करता था। भाई उसको बताता था कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है। जैसे आज हमारे टीचर क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा कुछ गलती करता है क्लास में तो यही कहता है बेटा ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है, इससे बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, ये गलती मत करो। प्राचीन समय में भी गुरु जो था यही बच्चे को गाइड करता था, बेटा आपको इस तरीके की शिक्षा लेनी है, इस तरीके से समझना है, कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे पास आओ मैं समझाऊंगा। यही चीज है कि भाई एक साथी के समान मार्गदर्शक था, न कि मंच पर विराजमान महात्मा। विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने पर पुराने विद्यार्थी पढ़ाते थे, यानी क्या था, मान लो ये जो गुरुकुल थे इसमें विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो गई, भाई 30 विद्यार्थी थे अब 60 विद्यार्थी हो गए एक क्लास में। तो गुरु क्या करता था, गुरु ये करता था भाई एक दूसरे क्लास के विद्यार्थी को ले आता था जो सीनियर क्लास का होता था। वो भी ये कहता था कि जब अगर मैं बाई चांस क्लास से बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें इस क्लास का ध्यान रखना है। इसको ऐसे समझते हैं, इसको भी आधुनिक काल से जोड़ते हैं कि भाई मान लेते क्या होता है, आप सब स्कूल में थे तो स्कूल में थे का मतलब क्या है कि भाई जब हम क्लास में बैठे रहते थे तो टीचर बाहर चले जाते थे और एक को खड़ा करके चले जाते थे, भाई विजय प्रीति राजस्मिता तुम्हें यहाँ पे खड़ा रहना है, ठीक है, और कोई बच्चा अगर शोर करे तो मुझे बता देना, मैं अभी वो भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो जब टीचर बाहर चला जाता था तो टीचर जिसको खड़ा करके गया है वो बच्चा क्या करता था, वो ये करता था भाई कौन सा बच्चा बोल रहा है, कौन सा क्लास में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उन सब के नाम लिख लेता था। यही चीज थी। ये सब किसकी देन है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की देन है। और इसी प्रणाली को कहा गया है मॉनिटर प्रणाली, कि जब टीचर किसी दूसरे को या किसी उसी क्लास के जो समझदार बच्चा था उसको क्लास में दूसरे बच्चे को देखने के लिए खड़ा करता था, उसी को मॉनिटर प्रणाली नाम दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर मनुकाल में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, कोई भी ब्राह्मण पुत्र गुरु बनाया जाने लगा, चाहे विद्वान हो या ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब, इसका मतलब ये है जब मनुकाल आया, मनुकाल में क्या हुआ आप सबको पता होगा कि भाई 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जब ये 4 वर्ण बनाए गए मनुकाल में तो कोई भी ब्राह्मण पुत्र चाहे वो विद्वान हो या ना हो, चाहे उसने अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, चाहे वो विद्वान हो या ना हो, उसको उस विषय का ज्ञान हो या ना हो, उसको भी गुरु बनाया जाने लगा। और इसी तरीके से जो ब्राह्मण थे उनका ये पारिवारिक काम बनकर रह गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।